अक्सर लोग कहते हैं कि बेटा वंश बढ़ाता है और बेटी पराया धन होती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस वंश के घमंड में आप दूसरों को छोटा दिखाते हैं, वही वंश कल आपकी पहचान तक मिटा सकता है, और जिसे दुनिया पराया धन कहकर ठुकरा देती है, वही एक दिन आपके पूरे अस्तित्व का गौरव बन सकती है। आज की कहानी सुषमा और उसके देवर कैलाश की है। ये कहानी उन दो रास्तों की है जो एक ही आंगन से शुरू हुए, लेकिन उनका अंत इतना अलग था कि सुनने वालों की रूह कांप गई। चलिए शुरू करते हैं किस्मत का आईना। गर्मियों की एक उमस भरी शाम थी। पूरा परिवार छत पर बैठा ठंडी हवा और मलाई कुल्फी का आनंद ले रहा था। मौका था कैलाश की तीसरी बेटी के जन्म की एक छोटी सी रस्म का, जहां एक तरफ कैलाश की पत्नी सावित्री अपनी नन्ही जान को सीने से लगाए ममता भरी नजरों से देख रही थी, वहीं सुषमा के मन में कड़वाहट और अहंकार की आंधी चल रही थी। सुषमा ने बड़े चाव से कुल्फी का एक बड़ा निवाला मुंह में रखते हुए अपने देवर कैलाश की ओर व्यंग से देखा और कहा, अरे देवर जी, मानना पड़ेगा, इतनी हिम्मत लाते कहां से हो? तीसरी बेटी? अब तो चैन की नींद भूल जाओ। अपनी कमाई का एक एक पैसा और रात का सुकून सब भूल जाओ। आखिर 3-3 शादियां, साड़ियां और दहेज, सोच कर ही मेरा तो गला सूख रहा है। दहेज के लिए पैसे जोड़ना शुरू किया या अभी भी खुशी ही मना रहे हो? सुषमा का लहजा भले ही हमदर्दी का दिखावा कर रहा था, लेकिन उसकी आंखों में अपने दो बेटों की मां होने का जो विशैला अहंकार था, वो साफ झलक रहा था। कैलाश ने अपनी सोती हुई नन्ही बेटी की गुलाबी उंगलियों को चूमा और बहुत शांत पर मजबूत आवाज में कहा, भाभी, बेटियां दहेज का बोझ लेकर नहीं, अपनी तकदीर की कलम साथ लेकर आती हैं। मुझे चिंता नहीं है, क्योंकि मैंने इन्हें बोझ नहीं, अपना मान माना है। और रही बात दहेज की, तो मैं इन्हें इतना काबिल बनाऊंगा कि दहेज देना नहीं, इनका साथ पाना लोगों के लिए गर्व की बात होगी। सुषमा अपनी हंसी दबा ना सकी। उसे अपने दोनों बेटों रोहन और समीर पर अटूट नाज था। उसे लगता था कि उसके बेटे बुढ़ापे के वो मजबूत खंबे हैं जो उसे दुनिया की हर खुशी देंगे, जबकि कैलाश की बेटियां तो बस दूसरे की घर की अमानत थी, जिन्हें पालना उसके लिए एक घाटे का सौदा था। वक्त अपनी रफ्तार से गुजरता रहा और अपने साथ कई संघर्ष लेकर आया। इन सालों में दो घरों के बीच की दीवारें और ऊंची होती गई। सुषमा ने अपने बेटों को लाड़ प्यार के नाम पर वो सब कुछ परोस कर दिया जो उन्होंने मांगा। रोहन को कॉलेज जाने के लिए महंगी बाइक चाहिए थी। सुषमा ने अपने पति से लड़ झगड़कर घर के जरूरी पैसों से उसे बाइक दिलवा दी। समीर को ब्रांडेड कपड़े और शहर के महंगे होटलों का चस्का था। सुषमा ने अपनी निजी बचत से उसे ठाट बाट में रखा, पर अफसोस, वो उन्हें संस्कार और मेहनत की कद्र करना सिखाना भूल गई। दूसरी तरफ कैलाश और सावित्री ने जैसे अपने अस्तित्व को ही मिटा दिया था। कैलाश ने 15 सालों तक वही पुराना, जर्जर और काला धुआं छोड़ता स्कूटर चलाया। कई बार कड़ाके की ठंड और मूसलाधार बारिश में वो स्कूटर बीच रास्ते में बंद हो जाता। कैलाश के पैर कीचड़ में सने होते, पर उसने कभी नया वाहन खरीदने का सपना तक नहीं देखा। सावित्री अक्सर देखती कि कैलाश की बनियान कंधों से फट चुकी है। वो उस पर पैच लगा देती और कैलाश मुस्कुराकर कहता, सावित्री, ये बनियान तो अभी और साल भर चलेगी, पर मेरी मानसी की कॉलेज की फीस में 1 रुपया कम नहीं होना चाहिए। कैलाश अपनी बेटियों मानसी, अदिति और कोमल को शहर के सबसे बेहतरीन स्कूल में पढ़ाने के लिए दिन रात एक कर रहा था। पड़ोसी अक्सर कैलाश का मजाक उड़ाते, कैलाश भाई, क्या फायदा इस फटी बनियान और धुआं छोड़ते स्कूटर का? सीलन भरे इस पुराने किराए के मकान में कब तक घुटोगे? बेटियों पर इतना खर्च क्यों कर रहे हो? आखिर जाना तो उन्हें पराए घर ही है। कैलाश बस एक ही जवाब देता, ईंटों का मकान तो कोई भी बना लेता है। मैं अपनी बेटियों के सपनों का महल खड़ा कर रहा हूँ, और जिस दिन वो महल खड़ा होगा, मेरा ये सीलन भरा कमरा भी जन्नत बन जाएगा। सुषमा ये सब सुनकर अक्सर मोहल्ले की औरतों के बीच ठहाके लगाती और कहती, बेचारा कैलाश पत्थर की जमीन पर बीज बो रहा है, बेटियों को अफसर बनाने के ख्वाब देख रहा है, अंत में तो इन्हें दूसरे के घर के बर्तन ही मांजने हैं। मेरे बेटों को देखो, दोनों शेर हैं मेरे, देखना एक दिन मेरे लिए बंगला खड़ा कर देंगे। पर असलियत कुछ और ही शक्ल ले रही थी। सुषमा के शेर अब घर की तिजोरी की चाबियों पर नजर रखने लगे थे। रोहन और समीर को अब माँ के हाथ का प्यार नहीं, सिर्फ माँ का बटुआ नजर आता था।
जब भी सुषमा उन्हें पढ़ाई या जिम्मेदारी के लिए टोकती, वो झल्लाकर उसे चुप करा देते। दूसरी तरफ कैलाश की बेटियां रात रात भर एक छोटे से मिट्टी के तेल वाले लैंप की मध्यम रोशनी में पढ़ती रहती। कई बार जब बिजली चली जाती तो वो तीनों आंगन में बैठकर चांद की रोशनी में अपनी किताबें खोल लेती। जब कभी कैलाश देर रात काम से थककर घर लौटता, बड़ी बेटी मानसी उसके सूजे हुए पैरों की मालिश करती और सबसे छोटी कोमल उसके लिए गुड़ वाली गर्म चाय लाती। वो बेटियां अपने पिता की आंखों की उस थकान को पढ़ लेती थी जिसे कैलाश दुनिया से छिपाता फिरता था। आखिरकार कैलाश और सावित्री की तपस्या रंग लाई। मानसी ने अपनी कड़ी मेहनत और पिता के संघर्ष की कसम खाकर बैंक की परीक्षा में टॉप किया। अदिति एक नामी फर्म में सीनियर अकाउंटेंट बन गई और सबसे छोटी कोमल ने इंजीनियरिंग पूरी कर एक नामी मल्टीनेशनल कंपनी में ऊंचे पद पर अपनी जगह बना ली। उनकी कामयाबी की खबर जब मोहल्ले में फैली तो लोगों के मुंह पर ताले लग गए। कैलाश की आंखों से उस दिन वो आंसू बहे जो उसने 15 सालों से कलेजे में दबा कर रखे थे। वहीं सुषमा के घर में अब सन्नाटे की जगह रोज चीख पुकार और क्लेश ने ले ली थी। रोहन ने जुए और गलत आदतों में पड़कर सुषमा के गहने तक दांव पर लगा दिए थे। समीर दिन भर मोबाइल पर गेम खेलने और माँ से बदतमीजी करने में व्यस्त रहता। सुषमा अब भी अपने झूठे घमंड का मुखौटा पहने हुए थी। उसे लगता था कि बेटियां कितना भी कमा ले, शादी में तो कैलाश का दिवाला निकल ही जाएगा और वो सड़कों पर आ जाएगा। कैलाश और सावित्री की शादी की 30वीं सालगिरह का दिन आया। तीनों बेटियों ने मिलकर शहर के सबसे आलीशान और नामी होटल में एक भव्य पार्टी रखी। सुषमा अपने परिवार के साथ वहां इस उम्मीद में पहुंची कि शायद आज उसे कोई कमी निकालने का मौका मिल जाए, लेकिन वहां का दृश्य देखकर सुषमा के पैरों तले जमीन खिसक गई। होटल की भव्यता, फूलों की महक और नौकर चाकरों की कतार देखकर उसके सीने पर सांप लौटने लगे। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये वही बोझ कही जाने वाली लड़कियां हैं जिन्होंने आज पूरे शहर की रईसों और अफसरों को यहाँ नतमस्तक कर दिया है। शाम को जब केक काटने की बारी आई तो सबसे छोटी बेटी कोमल माइक के पास गई। उसकी आवाज में एक अजीब सा ठहराव और आंखों में गर्व के आंसू थे। वो बोली, आज हम जो कुछ भी हैं अपने पापा के उस पुराने और धुआं छोड़ते स्कूटर की वजह से हैं। उस स्कूटर ने हमें सिखाया कि रास्ते चाहे कितने भी पथरीले हों, अगर इरादे मजबूत हों तो मंजिल मिल ही जाती है। पापा, हमें याद है आपकी वो फटी बनियान जिसे माँ अक्सर सिलती थी। हमें याद है आपके वो फटे जूते जिन्हें पहनकर आप तपती धूप में हमारे स्कूल की फीस भरने जाते थे। आपने अपने लिए कभी कोई कीमती चीज नहीं खरीदी ताकि हमें दुनिया की हर किताब मिल सके। आज हम तीनों बहनें आपको एक छोटा सा तोहफा देना चाहती हैं। होटल के बाहर के लॉन में अचानक आतिशबाजी शुरू हो गई और तेज लाइटें जल उठी। वहां एक मखमली लाल चादर से ढकी हुई चीज खड़ी थी। जैसे ही चादर हटी, मेहमानों की तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा आसमान गूंज उठा। वहां एक चमचमाती लग्जरी कार खड़ी थी, लेकिन असली धमाका तो अभी बाकी था। बड़ी बेटी मानसी ने अपनी आंखों के आंसू पोंछते हुए एक लिफाफा निकाला और अपने पिता के कांपते हाथों पर रख दिया। मानसी ने कहा, पापा, ये उस नए बंगले के कागजात हैं जिसे हम तीनों ने मिलकर आपके नाम पर उसी इलाके में खरीदा है जहां लोग आपका मजाक उड़ाते थे। अब आपको सीलन भरे मकान में रहने की जरूरत नहीं है। ये बंगला और ये कार आपकी उन फटी हुई बनियानों और उस पुराने स्कूटर के त्याग का मोल तो कभी नहीं चुका सकते, पर आपकी बेटियों का एक छोटा सा तोहफा है। कैलाश की आंखों से खुशी और गर्व के आंसू अब थमने का नाम नहीं ले रहे थे। उसका सिर गर्व से इतना ऊंचा हो गया था कि आज उसे अपनी सादगी और गरीबी के उन कड़वे दिनों पर कोई मलाल नहीं था। मेहमान आपस में फुसफुसा रहे थे, कैलाश जी वाकई खुशनसीब हैं, बेटियां हो तो ऐसी। सुषमा ये सब एक कोने में खड़ी होकर फटी आंखों से देख रही थी। उसने मुड़कर अपने दोनों जवान बेटों को देखा जो अभी भी खाना खाने में मशगूल थे। उन्हें ना अपनी माँ के आंसुओं की फिक्र थी, ना ही पिता के टूटे हुए मान की। उन्हें बस इस बात का इंतजार था कि कब ये पार्टी खत्म हो और वो घर जाकर अपनी दुनिया में खो जाएं। सुषमा का वो पहाड़ जैसा घमंड आज धूल में मिल चुका था। उसे अपनी वो पुरानी बातें रह रहकर याद आ रही थी, जब उसने बड़े घमंड से कहा था, तीसरी बेटी होने पर कौन पार्टी देता है। आज उसे उसका जवाब मिल चुका था। वो पिता पार्टी देता है जिसने दुनिया के तानों को नहीं
अपनी बेटियों की काबिलियत को सुना हो। वो पिता जश्न मनाता है जिसने दहेज के पैसे नहीं, अपनी बेटियों के पंख मजबूत किए हों। सुषमा को आज एहसास हुआ कि उसने वंश के नाम पर सिर्फ अपनी असुरक्षा को पाला था, जबकि कैलाश ने बेटियों के नाम पर अपने बुढ़ापे के लिए वो मजबूत दीवारें खड़ी कर दी थी जो अब कभी नहीं गिरेंगी। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि औलाद बेटा हो या बेटी, फर्क इससे नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि आपने उन्हें क्या संस्कार दिए हैं और उन पर कितना भरोसा किया है। बेटियां घर का बोझ नहीं, ईश्वर का दिया वो वरदान है जो आपके घर को जन्नत बना सकती है। बस उन्हें पढ़ने का मौका दीजिए, उन्हें उड़ने के लिए आसमान दीजिए। वो आपके नाम को उस मकाम पर ले जाएंगी जहां तक कई बेटे भी नहीं पहुंच पाते। अगर आज की इस कहानी ने आपके दिल के किसी कोने को छुआ हो तो इसे अपने हर दोस्त और रिश्तेदार के साथ शेयर जरूर करें। शायद आपका एक शेयर किसी संकीर्ण सोच वाले इंसान का नजरिया बदल दे। कमेंट में बेटियां घर का भाग्य होती हैं लिखना ना भूलें। धन्यवाद।